नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस के ऊपर, यानी कि 10th कस्पल सब लॉर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये जो 10वां भाव है वो कर्म का है, कर्म से संबंधित चीज़ों का है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो 2 कुंडलियों पे इसको अप्लाई करेंगे और आपको मैं इन कुंडलियों के द्वारा ये बताऊंगा कि भाई इनमें जो है वो नुकसान के किस तरह के योग होते हैं, अच्छे कर्म के किस तरह से योग है। क्योंकि 10वां घर जो है वो हमारे अच्छे कर्म, यानी कि हमारा जो व्यापारिक है या फिर नौकरी का जो स्टेटस है, जो निरंतर चलने वाला है, बार बार बाधाएं आने वाली है, उन सब घटनाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि 10वें घर का उप नक्षत्र स्वामी और उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो आपको यहाँ पे किस तरह से देखना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अच्छे भाव, यानी कि 10th हाउस को सपोर्ट करने वाले भाव, जैसे कि 11वां भाव है जो 10th हाउस को सपोर्ट करता है। एक कि उसको काटने वाले भाव, यानी कि अगर हम बात करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की, तो यहाँ पे 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर अपने सिग्निफिकेटरों में 2, 4, 6, 10 और 11 इन भावों को दिखाता है, या फिर 2, 4, 6, 7, 10, 11 इन भावों को दिखाता है, इसका मतलब है कि आपका व्यापारिक यानी कि नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, वो दोनों का जो भविष्य है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर आपका जो 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो आपका 5th को दिखा देता है, इसके बाद जो है वो 5th के साथ आपका 8th भी दिखा देता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। अब अगर 5th और 8th को दिखाता है, इसके साथ अगर 6th भी आ जाता है, जैसे 6th ने हमने जो है वो काफ़ी अच्छा लिया था यहाँ पे, लेकिन अगर 5 और 8 के साथ 6 है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यानी कि आप बार बार अपने व्यापार को जो है आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लोगे और उस कर्ज में जो है बोझ के तले दबते रहोगे। दूसरा क्या है, इसके अंदर 12वां घर जो है वो कंटिन्यूटी को दिखा देगा, यानी कि हमारा जो व्यापार है वो कंटिन्यू नुकसान में जाएगा। और उसके बाद इसमें 9th हाउस जो है, क्योंकि वो 10वें का 12वां है, 9वां घर, तो वो व्यापार में परिवर्तन को दिखाएगा। जैसे कि हमारा व्यापार अच्छा वाला चल रहा है और हमारे को जो है थोड़ा सा कंपटीशन महसूस हुआ या फिर कुछ भी अड़चने आई, तो हमने क्या किया, अपने व्यवसाय को चेंज करने की कोशिश की और चेंज किया। जैसे हमने जो यहाँ से नौकरी छोड़ के वहाँ कर ली, वहाँ से छोड़ के वो कर ली। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें व्यापार और नौकरी दोनों में क्या है कि 6th हाउस नौकरी है, 7th हाउस व्यापार है। तो 2, 6, 10, 11 इसमें जो है वो नौकरी बन जाती है, 2, 7, 10, 11 इसमें जो है वो आपका व्यापार बन जाता है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है कि आपके जो है अच्छे ग्रह, यानी कि इसमें कौन से ग्रह जो है वो मजबूती लाएंगे। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड में अगर हम कर्म स्टेटस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए सबसे मजबूत होता है आपका गुरु, उसके बाद होता है सूर्य और मंगल। इसमें शनि भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है, क्योंकि कालपुरुष की जन्म कुंडली का 10वां हिस्सा है। शनि भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो सूर्य, मंगल और आपके गुरु, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो 10th कस्पल सब लॉर्ड, जैसे आपके सामने ये जो एक बार चार्ट आ रहा है, कुंडली आ रही है, तो उसमें आप देखिए ये जो कुंडली है ये आपकी वैदिक ज्योतिष की कुंडली है। आपके जो ग्रह हैं अगर कहीं ना कहीं भाव चलित कुंडली में, जैसे कई सॉफ्टवेयर में निरायण भाव चलित कुंडली में बनती है, जिसे कुछ लोग केपी कुंडली कहते हैं, तो वो जो ग्रह की पोजीशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 2nd हाउस में है, शुक्र भी है और राहु भी। तो यहाँ पे शुक्र जो 3रे घर में दिख रहा है वो आपका भाव चलित कुंडली में आपका यहाँ पे 2nd हाउस में आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप जो है उनको देख सकते हो। अब हम जब बात कर रहे हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से 10th कस्पल सब लॉर्ड पे, तो वहाँ पे ले चलते हैं। जैसे कि 10th कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट ही होता है। अगर कोई ग्रह होता है तो वो उस घर को रिस्पॉन्सिबल देता है कि उसके परिणाम मैं दूंगा, साथ में वो अपने 3 नक्षत्रों के द्वारा भी वहाँ पे जो है वो कुछ योग कारकता दिखाता है। तो ये एम्प्टी है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये पूरा का पूरा जो आपके ऊपर भार है वो मिथुन राशि यानी कि बुध के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो आपका चंद्रमा बनता है। तो चंद्रमा यहाँ पे बन रहा है, तो चंद्रमा क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है वो स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा यहाँ पे जो है वो अनटालेंटेड है, यानी कि चंद्रमा की जो राशि होगी लाभ घर, इसके परिणाम चंद्रमा को ही पूर्ण रूप से देने होंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा अनटैलेंटेड है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में। चंद्रमा दूसरे घर का भी कस्पल सब लॉर्ड है और 10th हाउस का भी कस्पल सब लॉर्ड है। यहाँ पे इसको पूर्ण रूप से खोलते हैं हम। तो यहाँ से हम जब चंद्रमा को खोलते हैं तो 2, 2 और 11 3 अच्छे भाव दे रहा है, यानी कि हमारे लिए जो है वो बहुत ही अच्छे सिग्निफिकेटर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा व्यापार हो या नौकरी हो बहुत अच्छी जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा सराहनीय होगा।
अब आप हमेशा याद रखिए, आपको जो मैंने सिग्निफिकेटर बताए हैं वो कंप्लीट कभी नहीं मिलेंगे, उसमें मिक्स भी मिल सकता है, जैसे कि 2 3 आ गया, फिर 5 8 11 आ गया, तो वहाँ पे ये भी आ सकता है, 5 8 9 भी आ सकता है, 5 8 12 भी आ सकता है। तो 5 8 12 बहुत ही बुरा होता है, 6 8 बुरा है, 6 8 12 बुरा है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। यहाँ पे 3 भी बुरा हो जाता है, क्योंकि वो अगर 5 8 के साथ आता है, तो क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी, चौथा घर जो है उसका 12वां है, तो आप अपने व्यापार के अंदर कोई पैसा लगाओगे और तीसरा घर जो है उसे लॉस में ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी समय पे नुकसान हुआ है, तो आप वो देखो कि वो कौन सी अंतरदशा या दशा थी। उस दशा का स्वामी कहीं ना कहीं दूसरे 5वें और 8वें घरों से जुड़ा हुआ होगा। ये आपके यहाँ पे अपनी जन्म कुंडली में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो चंद्रमा देखा है, यहाँ पे चंद्रमा 2 2 11 दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में था। आप यहाँ पे जो चंद्रमा के ऊपर आओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा राहु के नक्षत्र और गुरु का उप नक्षत्र। तो राहु जो है वो दिखा रहा है 7 2 4 7 और 8 और 9, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 7 बहुत ही बढ़िया आ गया है, 2 भी आ गया है, यानी कि व्यापार के योग आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 है जो अकेला है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये इस सीरीज़ का जो है वो 29वां वीडियो है, यानी 29 नंबर। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो हमने जो 28 नंबर वीडियोस था उसमें हमने बताया था कि अकेला 8, अकेला 12 और अकेला 6 जो है वो हमारे लिए प्रॉफिट ही बन जाता है। तो यहाँ पे 8 आ गया है तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे 9 आ गया है, यानी कि जब आप राहु और केतु के सिग्निफिकेटर देखो तो उसमें आप ई सिग्निफिकेटर जरूर देखें, क्योंकि उसमें ई सिग्निफिकेटर देखने जरूरी होंगे। तो यहाँ पे आपने 8 और 9 दोनों को लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए 9 यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन को दिखाएगा, लेकिन अकेला है, 5th नहीं आया, इसलिए मतलब कोई खास नहीं कर पाएगा, और 8 भी कोई खास नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे लाभ के योग बनेंगे जो व्यापार को दिखा रहा है। 4 भी है, 2 भी है और 7 भी है, तीनों ही अच्छे सिग्निफिकेटर मिल रहे हैं। और गुरु के उप नक्षत्र में तो गुरु यहाँ पे 4 7 1 10 और 4 7 दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो समीकरण है 2 6 7 10 11 या फिर 2 7 10 11, यहाँ पे 2 4 7 10 11 आ रहा है, यानी कि एक अच्छा स्टेटस, अच्छा व्यापार हमें नज़र आ रहा है जो हमें लाभ जरूर ही देगा। तो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस जन्म कुंडली में अगर हम वैदिक ज्योतिष के अनुकूल देखते हैं तो सप्तम घर में गुरु के मीन राशि में, तो यानी कि हंस नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है, जो एक राजयोग से कोई कम नहीं है। तो इसका मतलब है जातक के लिए बहुत ही अच्छा लाभ का योग बनता है। तो इस जन्म कुंडली के द्वारा हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे अच्छे व्यापार के योग बन रहे हैं। अब अगर व्यापारिक नुकसान है या व्यापारिक नुकसान हो सकता है, अब देखिए इस जातक को क्या जीवन में व्यापार में नुकसान नहीं होगा? हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि इसकी जन्म कुंडली में यहाँ पे मंगल जो है वो 3 8 के संयोग दे रहा है, यानी 3 8 मतलब रुकावटें, परेशानियाँ। यहाँ पे केतु जो है वो 4 8 और 12 और यहाँ पे 5 भी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा केतु मिक्स है। तो जब चंद्रमा और केतु की दशाएं अंतर दशाएं चलेगी तो जातक को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। वो डिपेंड करेगा उस समय के गोचर के ऊपर कि इन दोनों दशाओं में केतु और चंद्रमा के ऊपर अगर गोचर में भी वो ग्रह आ जाता है, जैसे नेचुरल जो अशुभ ग्रह हैं जो नुकसान और घाटे को दर्शाते हैं, जैसे राहु केतु और शनि, तो अगर ये तीनों आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नुकसान जरूर करेंगे ही करेंगे। तो आपने इस जन्म कुंडली के माध्यम से ये देखा कि हमें किस तरह के अच्छे स्टेटस के लाभ हो सकते हैं। अब मैं आपको एक और जन्म कुंडली दिखाता हूँ। तो आपके सामने ये जो है वो दूसरी जन्म कुंडली है। अब यहाँ पे आप ये देखिए जो 10th हाउस है हमारा वो भी खाली है, एम्प्टी है। अब इस 10th हाउस की जो आपका पूरा का पूरा भार है वो बुध की कन्या राशि पे, यानी कि बुध के ऊपर आ गया है। बुध जो है वो 9वें घर में बैठा है। अब बुध जो है दशमेश 9वें घर में गया, अपने ही घर के पीछे गया है। और दूसरा क्या है यहाँ पे कि 9वां घर यानी कि परिवर्तन को दिखाता है। बुरा नहीं है, भाग्य है, मजबूत है, लेकिन ये क्या करता है, ये दिखता है यार यहाँ पे अच्छी नौकरी नहीं है, यहाँ पे मुझे अच्छी सुविधाएं नहीं मिली तो मैं दूसरी ले लूँ। दूसरी मतलब आगे कोई भविष्य में उसे कुछ न कुछ नई गणनाएं हो रही है, तो इसलिए मतलब भविष्य कर कहते हैं इसे। तो यहाँ पे जो 10th हाउस है उसका कस्पल सब लॉर्ड शनि बना। शनि जो है वो नेचुरल थोड़ा सा अशुभता दिखाता है। वो डिपेंड करता है कि शनि की पोजीशन क्या है। जैसे इस जन्म कुंडली में मार के सब तीसरे घर का है, यानी कि और गुरु का लग्न है, इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा अशुभ है। तो शनि यहाँ पे अशुभता दिखा रहा है, कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे 10th हाउस का। और शनि जो है वो जन्म कुंडली में 11 2 और 3 के भाव दे रहा है, ये तो बहुत अच्छे दे रहा है। और शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में, जो राहु कभी शुभ नहीं होता है, और शुक्र के उप नक्षत्र में, तो शुक्र भी यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसको पूर्ण रूप से खोलते हैं। शनि जो है वो तीसरे और 10वें घर दोनों घरों का मालिक है, सॉरी दोनों कस्पल सब लॉर्ड का मालिक है, तीसरे कस्पल सब लॉर्ड का भी। तो यहाँ पे हम देखेंगे शनि, तो शनि जो है वो पूर्ण रूप से खोलने से बताता है शनि यहाँ पे 5 11 2 और 3 जैसे संयोग है, यानी कि तो बहुत अच्छा है। इसमें जो अशुभता क्या है, 5 और 3 की अशुभता है जो वो लेके बैठा है। अब इसमें आप ये ना सोचें कि वो नुकसान है, यहाँ पे ये फायदा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 11 और 2 मिल गए हैं।
बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं, 3 भी मिल गए तो लाभ भी है 3 में, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये 5 और 3 जो है ना वो एक तरह से दो धारी तलवार है। ये डिपेंड करता है कि अगर शनि के फैमिली में, यानी कि शनि के फैमिली का मतलब है कि शनि के स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में अगर 5 8 आ जाता है या 8 12 आ गया तो फिर ये 3 और 5 जो है उसकी तरफ भाग जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझना है। तो यहाँ पे इतना देखते हैं तब तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शनि का ई सिग्निफिकेटर मत देखिए, राहु और केतु का ही देखना है। अब यहाँ पे हम शनि को देखते हैं तो शनि का जो शनि 11वें घर में बैठा है और यहाँ पे जन्म कुंडली में उच्च का भी है, बहुत मजबूत हो रहा है। तो जब तक का करियर जो है एक बार बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र में। राहु महाराज यहाँ पे देखिए 8 5 9 और 12। तो आपको पता है कि कोई भी ग्रह हो वो अपने नक्षत्र का परिणाम तीव्र गति से देगा। तो हमें यहाँ पे 8 5 और 9 मिल गया, यानी कि नुकसान और परिवर्तन। तो अब ये जो 5 है ना शनि का, ये 5 और 3 ये भी क्या है, इस 8 5 और 9 की तरफ झुक जाएंगे। अब राहु के ई सिग्निफिकेटर में 6 12 और मिल जाता है और 2 3 और 11 मिलता है, यानी कि कुछ अच्छे भाव भी हैं, यानी कि एक थोड़ा से ये मिक्स हो गया। इसमें क्या है कि राहु अब एक अशुभता लेकर बैठ गया है, शनि भी एक अशुभता लेकर बैठ गया है कि अब अगर राहु में शनि आ जाएगा या शनि में राहु आ जाएगा या और कोई ऐसा ग्रह जो इस तरह के अशुभ परिणाम दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप मंगल को देखेंगे तो वो भी 3 5 और 12 लेकर बैठा है। इसका मतलब क्या है कि अगर राहु की दशा में मंगल आता है तो भी जातक को नुकसान के योग बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो राहु को देखा तो हमें 5 8 9 और 6 12 जैसे संयोग भी मिले हैं जो अशुभता को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो शनि यहाँ पे हम शुभ कह सकते हैं, कई बार शुभ भी परिणाम देगा शुभ ग्रहों में। जैसे शनि में मान लीजिए कि केतु जो अच्छा दिख रहा है तो केतु में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि राहु के बाद शनि का उप नक्षत्र कौन है, तो शनि का उप नक्षत्र शुक्र है। शुक्र यहाँ पे 9 9 6 11 6 11, तो ये बहुत अच्छा हुआ, 9 9 भी आ गया यानी परिवर्तन। तो इस जातक के जीवन में बिजनेस या व्यापार या नौकरी जो भी हम देखते हैं उसमें वो परिवर्तन करेगा। तो इसका स्टेटस कैसा होगा कि यार ये व्यक्ति जो है वो बार बार परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे परिवर्तन को ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे कि नुकसान हो गया ये बिजनेस में या ये कोई नौकरी में तो वो दूसरी नौकरी पकड़ेगा या उस तरह के काम करेगा। वो जो है उसी बिजनेस के पीछे नहीं लगा रहेगा कि भाई ये अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको और इन्वेस्ट करूँ, ये बदल देगा। जैसे आपने कई बार देखा है कि कई लोग जो है वो हर 2 3 साल बाद नया बिजनेस ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऐसे संयोग होते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई शनि जो है वो थोड़ा सा नुकसान का योग बना रहा है कि भाई यहाँ पे नुकसान हो सकता है। अभी जातक की अगर हम दशाएं देखते हैं तो जैसे अभी जो जातक की दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, तो राहु यहाँ पे 5 8 और 9 के जैसे संयोग बना के बैठा है। तो ये नहीं कि वो 2006 से जो दशा लगी है तो यहाँ पे पूरा ही नुकसान कर देगा। यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से अच्छे हैं कौन कौन से बुरे। जैसे आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ये जो 14 जून सूर्य जो लगा 14 जून के बाद, तो सूर्य को देख लेते हैं क्योंकि अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं जनवरी 2022 है। तो सूर्य जो है वो 11 8 और 9 दे रहा है, तो बहुत अच्छा दे रहा है, नुकसान तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही नहीं देखें, अब यहाँ पे हम देखिए सूर्य का नक्षत्र कौन है, तो सूर्य जो है 8वें घर के अंदर आया है केपी कुंडली में और केतु के नक्षत्र में है और सूर्य के उप नक्षत्र में। तो केतु यहाँ पे क्या दे रहा है 11 11 2 3 और 12 और 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य जो 8 देता है यहाँ पे और 9 दे रहा है, अब ये जो 3 5 और 12 इसकी तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सूर्य की दिशा में अड़चने शुरू हो जाएगी। ये नहीं कहोगे कि आप नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पे 11 है तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अड़चने आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि उसका जो है वो माल बिक नहीं रहा हो या उसके माल तो बिक रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, या उसको कोई किराया भाड़ा बढ़ गया है, या घरेलू कोई और तरीके से परेशानी हो रही है, पार्टनर के द्वारा कोई परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे अड़चने आने का योग, आप इसे नुकसान नहीं कहेंगे, अड़चने। अब कई बार अड़चने बढ़ती बढ़ती जो है अगली दशा तक जाती है और अगली दशा में नुकसान है तो नुकसान, और अगर अगली दशा में लाभ है तो अड़चने निकल जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सूर्य की जो दशा है वो जब तक को 15 मार्च 2022 तक चलेगी, तो वहाँ पे हम अड़चने देख सकते हैं। अब सूर्य के बाद मान लीजिए कि चंद्रमा आएगा। अब चंद्रमा यहाँ पे क्या सिग्निफिकेट कर रहा है, चंद्रमा यहाँ पे 5 8 9 8 दे रहा है और आपका यहाँ पे चंद्रमा किसके नक्षत्र में, अनटैलेंटेड है, 8वां घर स्ट्रांगली देगा, यानी कि अशुभता, नुकसान और चेंज ऑफ माइंड। यानी कि अब जातक जो है वो सूर्य की दिशा में जो धक्के दे रहा था, अड़चने आ रही थी, उनको संभाल रहा था, अब वो चंद्रमा की दिशा में उसे बदलने की कोशिश करेगा ही करेगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में, चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है और यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में और आपके चंद्रमा के ऊपर नक्षत्र में। तो सूर्य यहाँ पे 11 8 और 9 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा की दशा में उसको, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा के 8 5 और 8 और 8 को ये 8 और 9 जो है वो सपोर्ट करेंगे। 11 यहाँ पे सिर्फ एक अकेला रह जाएगा बेचारा। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं देर समय, जैसे कोई उसको कोई अच्छा दोस्त जो है सजेस्ट कर देगा कि ये धंधा कर लो ये कर लो, वो उसे निकल जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए कि वो ज्योतिषाचार्यों के पास आएगा, 11 का मतलब क्या है कि वो ज्योतिषाचार्यों के पास आएगा, उसे कोई उपाय बताएंगे, कोई मंत्र बताएंगे, कोई ट्रिक्स बताएंगे, तो उससे उसका व्यापार जो है वो नया हो सकता है या फिर उसको भी धक्का लग सकता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो इस तरह के परिणाम दे रहा है 11
8 और 9, तो यानी कि ये चंद्रमा के 5, 8 और 9 से जो है वो मिल जाता है, तो जातक को थोड़ा सा नुकसान का योग बना देता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से 2 जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छे दोनों परिणामों को बताया। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि जातक का जो स्टेटस है वो किस तरह का होगा, जैसे बार बार परिवर्तन करने वाला या बार बार अड़चने आने वाला, तो वो किसी का भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ी नौकरी में हो या कितनी भी बड़ी छोटी नौकरी में हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है। तो 10th हाउस के द्वारा हम जो हमारा स्टेटस है, व्यापारिक स्टेटस, उसका हम किस तरह से आंकलन लगाते हैं वो आपने सीखा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।